गुड इवनिंग एवरीवन। माफी चाहता हूँ, कल कोई आवश्यक कार्य से बाहर था और आज बारिश का मौसम बाधा बन रहा था क्लास के बीच में, तो आज क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। हमने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 पढ़ा था और उसके बाद हमने उसमें 2001 के संशोधन पढ़े। 2022 में एक और धारा 8 में संशोधन पढ़ा। उसके बाद एक अधिसूचना थी जिसके द्वारा अनुसूची में से कुछ एग्जामिनेशन को निकाल दिया गया था और उन जो एग्जामिनेशन आपने अनुसूची में से निकाले थे उनके लिए राजस्थान सरकार राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 लेके आई, जिसमें आधुनिक नकल के साधनों को, पेपर लीक के साधनों को कवर करते हुए अपराध घोषित किया। सेक्शन 1 इसका संक्षिप्त नाम प्रारंभ और विस्तार था, जो 12 अप्रैल 2022 से प्रवृत्त हुआ था। ठीक है, इसमें डेट थोड़ा सा इशू कर रही थी, 12 अप्रैल 2022 से ये चेंजिंग हुआ है। दूसरी बात करते हैं, धारा 2 परिभाषा खंड की बात करता है। धारा 2 में 6 महत्वपूर्ण परिभाषा है, जिसमें अनफेयर मीन्स या अनुचित साधनों के संदर्भ में बात की है कि परीक्षार्थी के संबंध में अनुचित साधन क्या होंगे और किसी व्यक्ति के संबंध में अनुचित साधन या अनफेयर मीन्स से क्या अभिप्राय है। धारा 3 अनुचित साधनों के उपयोग का प्रतिषेध करती है, 1992 के अधिनियम के जैसी की जैसी है। धारा 4 बात करती है कि प्रश्न पत्र पर कब्जा या प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा। धारा 5 परीक्षा कार्य में न्यस्त या उसमें लगे हुए व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार का प्रकटन नहीं किया जाएगा, उसके रोकथाम की बात करती है। धारा 6 प्रश्न पत्र, आंसर सीट, ओएमआर सीट को किसी रूप में आपराधिकृत कब्जा और प्रकटीकरण के संदर्भ में बात करती थी। और धारा 7 परीक्षा केंद्र में कोई भी परीक्षार्थी से बिन कोई भी व्यक्ति के प्रवेश को प्रतिषेध करती है। धारा 8 परीक्षा केंद्र से भिन्न स्थान पर कोई भी सार्वजनिक परीक्षा के लिए उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। धारा 9 हमने लास्ट पढ़ी थी पिछली क्लास में कि मैनेजमेंट के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा या कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है उसके या कोई अन्य के द्वारा अपराध किया जाता है तो कैसे डील करेंगे। धारा 10 पेनल्टी क्लोज की बात करता है कि पेनल्टी क्या क्या लगाई जाएगी अगर इस सेक्शन के अधीन कोई अपराध करता है। ठीक है, तो धारा 10 साफ्ती की बात करता है कि क्या सजा होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि यदि कोई परीक्षार्थी, ठीक है, किसकी बात कर रहा है कि परीक्षार्थी की, यदि कोई परीक्षार्थी धारा 2 का च किसकी बात करता है, अनुचित साधनों की, अनफेयर मीन्स की। 2 के च के फर्स्ट क्लोज में, जिसमें परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधन क्या माने जाएंगे और किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में अनुचित साधन क्या माने जाएंगे। तो यदि कोई परीक्षार्थी धारा 2 के च क्लोज में, मतलब अनुचित साधनों में की परिभाषा में फर्स्ट क्लोज के अंदर आता है परीक्षार्थी के द्वारा किया जाता है अनुचित साधनों का उपयोग, तो यदा परिभाषित अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है, जैसा धारा 2 के च में के फर्स्ट क्लोज में बता रखा है, वहां ऐसी अवधि के कारावास से जो 3 वर्ष तक की हो चुकेगी। तो अगर कोई परीक्षार्थी अनुचित साधनों के उपयोग में संलिप्त पाया जाता है तो 3 वर्ष तक की सजा से दंडनीय होगा। और ठीक है, और या में अंतर हमेशा देखिए, और जुर्माने से जो 1 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। तो परीक्षार्थी को 3 वर्ष तक की मैक्सिमम सजा है और जुर्माना कम से कम 1 लाख रुपए का होगा। ठीक है, और अगर आप जुर्माने का संदाय करने में व्यतिक्रम करते हो तो किसी भी भांति का कारावास जो 9 माह तक का हो सकेगा वो आप पर अधिरोपित किया जाएगा। 3 चीजों की बात करता है कि धारा 2 के च में जो अनुचित साधन है उनका उपयोग अगर कोई परीक्षार्थी द्वारा किया जाता है 2 च का 1, तो उसको मैक्सिमम 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से जो मिनिमम 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा उससे दंडनीय कारावास, उससे जुर्माने की सजा दी जाएगी। तो 3 वर्ष तक का कारावास और मिनिमम 1 लाख रुपए जुर्माने की बात कर रहे हैं। परंतु यदि जुर्माने 1 लाख से ज्यादा जुर्माना जो अधिरोपित किया जाएगा उसको संदाय करने में परीक्षार्थी विफल रहता है, उस अवस्था में उसको 9 माह तक का कारावास जुर्माने के बदले में दिया जाएगा। हम साथ में सेक्शन 63 से लेकर 68 बात करती है जुर्माने की आईपीसी में, वहां के क्लोज को देख लेते हैं। वहां ये कहता है कि अगर जुर्माना नहीं देते तो 1/4 सजा का प्रावधान होता है। सेम क्लोज यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि अगर 3 वर्ष तक की मैक्सिमम सजा है तो जुर्माना अगर 1 लाख रुपए
से अधिक का जो भी जुर्माना अधिरोपित किया जाता है पेनल्टी के रूप में, तो 9 माह तक का आपको कारावास दिया जा सकेगा जुर्माने के संदाई में असफल रहने पर। तो परीक्षार्थी के द्वारा अनुचित साधनों के उपयोग पर 3 वर्ष तक का कारावास, न्यूनतम 1 लाख रुपए का जुर्माना, और जुर्माने के संदाय में विफल रहने पर, व्यतिक्रम करने पर दोनों भांति का कारावास, चाहे वो साधारण कारावास हो या कठिन कारावास हो, 9 माह तक का कारावास दिया जा सकेगा। दूसरा बात करते हैं परीक्षार्थी को सम्मिलित करते हुए कोई व्यक्ति। हमने देखा था कि लास्ट स्पष्टीकरण था कि कोई व्यक्ति के अंतर्गत परीक्षार्थी भी है। तो परीक्षार्थी को शामिल करते हुए कोई व्यक्ति जो 2 के सेकंड में था, किसी सार्वजनिक परीक्षा को संचालित करने के कर्तव्य के लिए नियुक्त किया था या प्राधिकृत किया था। किसी व्यक्ति पर जिम्मेदारी थी कि वो पब्लिक एग्जामिनेशन को कंडक्ट करे, रनिंग करे, चाहे उस पर ऐसी जिम्मेदारी थी या नहीं थी। दोबारा पढ़ते हैं, परीक्षार्थी को सम्मिलित करते हुए यदि कोई व्यक्ति, चाहे उसको सार्वजनिक परीक्षा संचालित करने का कर्तव्य उस पर अधिरोपित किया गया था या नहीं, अगर वो षड्यंत्र में शामिल है या अन्यथा धारा 2 का सेकंड के अंतर्गत, 2 का सेकंड क्या होता है, 2 में अनुचित साधन आ गया, सेकंड कोई व्यक्ति के द्वारा अनुचित साधन, तो 2 का सेकंड के अंतर्गत अनुचित साधनों में लिप्त है या लिप्त होने का प्रयत्न करता है या इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है। किन्हीं उपबंध के अंदर आ जाएगा सेक्शन 3 से लेके 8 तक का, या उल्लंघन करने के लिए किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित करता है, किसी को कहता है कि तू पेपर लीक कर ले और तेरे को पैसे दिला दूंगा, अब तू पास हो जाएगा, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी, तो मिनिमम 5 ईयर की तो होगी, किंतु 10 वर्ष तक के कारावास की हो सकेगी। 5 ईयर टू 10 ईयर का ये प्रोविजन करता है कि 5 साल से लेकर 10 साल तक के कारावास से प्लस जुर्माना, और लिखा हुआ है, ठीक है, और जुर्माने से जो 10 लाख से कम का नहीं होगा। तो जुर्माना कितना, मिनिमम 10 लाख का, 10 लाख से कम का नहीं होगा, और 10 करोड़ तक हो सकेगा तो 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक के जुर्माने का दंडित किया जाएगा। और जुर्माना देने में अगर व्यतिक्रम करते हो तो किसी भांति का कारावास जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा उससे दंडनीय होगा। तो सेक्शन 2 का जो 6 में अनुचित साधन है उसका प्रयोग 2 व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। मैं बार बार इस सेक्शन की चर्चा कर रहा हूं, 2 की मैंने आपको बताया था, इसकी परिभाषा मेंस में आएगी और पेनल्टी साथ में पूछी जा सकती है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि 2 में क्या था। ये सेक्शन 2 का 6 है, ठीक है। तो धारा 2 का 6 अनुचित साधन, तो परीक्षार्थी अनुचित साधन या तो कोई व्यक्ति से समूह से प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, या तो लिखित में या रिकॉर्डिंग या कॉपी के रूप में या प्रिंटेड सामग्री के रूप में अपराधिकृत सहायता लेता है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक गैजेट का उपयोग करता है, तो यह माना जाएगा कि उसने अनुचित साधन का उपयोग किया है। धारा 2 का 6 का सेकंड क्लोज बात करता है कि किसी व्यक्ति के संबंध में, इस व्यक्ति में क्या परीक्षार्थी भी सम्मिलित है इस व्यक्ति में, तो प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करता है, वैसे प्रश्न पत्र, या उसका प्रकटन करता है, प्रकटन का प्रयास करता है, प्रकटन का षड्यंत्र, या प्रश्न पत्र को अपराधिकृत रीति से प्राप्त करता है, प्राप्त करने का प्रयास करता है, कब्जे में लेता है, कब्जे में लेने का प्रयास करता है, अपराधिकृत रीति से प्रश्न पत्र हल करता है, हल करने का प्रयास करता है, या हल करने में किसी की सहायता मांगता है, या सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थी को अपराधिकृत रीति से प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सहायता करता है, तो यह माना जाएगा कि कोई व्यक्ति ने अनुचित साधनों का उपयोग किया है। तो 2 का फर्स्ट तो परीक्षार्थी के द्वारा अनुचित साधनों का उपयोग की बात करता है, और 2 सेकंड किसी व्यक्ति के संदर्भ में अनुचित साधनों के उपयोग की बात करता है, ठीक है। अब आते हैं वापस स्लाइड पे कि अगर परीक्षार्थी के द्वारा अनुचित साधनों की बात की जाती है, ठीक है, तो वो 2 फर्स्ट में कवर होगी, सजा होगी 3 वर्ष तक का कारावास, न्यूनतम 1 लाख रुपए जुर्माना, 1 लाख से कम नहीं होगा, मतलब मिनिमम 1 लाख रुपए जुर्माना होगा, और जुर्माना नहीं देता है तो 9 माह तक का कारावास उसको भुगतना पड़ेगा। दूसरा क्लॉज बात करता है कि परीक्षार्थी को सम्मिलित करते हुए कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वो परीक्षा संचालित करने में शामिल था या नहीं था, अगर वो 2 के सेकंड के अंतर्गत अनुचित साधनों का उपयोग करता है, संलिप्त रहता है, किसी को दुष्प्रेरित करता है, कोई प्रोविजन इस अधिनियम के अंतर्गत आता है उसका उल्लंघन करता है, तो उसको
मिनिमम 5 वर्ष से लेकर मैक्सिमम 10 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकेगा। न्यूनतम 10 लाख रुपए जुर्माने से लेकर अधिकतम 10 करोड़ रुपए जुर्माने तक का प्रोविजन कर सकेंगे। तो ये और में है दोनों सजाएं, 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का जुर्माना। जुर्माना अगर संदाय करने में व्यतिक्रम करता है तो किसी भी बाती का कारावास, दोनों में से किसी भी बाती का कारावास, सादा या कठोर कारावास जो 2 वर्ष तक का होगा उससे दंडनीय होगा। पेनल्टी क्लोज समझ के याद रखना ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। और मेंस में भी अगर क्वेश्चन बनता है कि अनुचित साधन से क्या अभिप्राय है, अनुचित साधनों के उपयोग पर क्या साफ्ती का प्रावधान किया गया है, तो हम तैयार रहे कि ऐसा 8-10 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है उसको आंसर द्रोह कर सके। परंतु न्यायालय निर्णय के अभिलिखित किए जाने पर किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के लिए 5 वर्ष से कम अवधि का कारावास का दंड अधिरोपित कर सकेगा। अगर न्यायालय को लग रहा है कि जजमेंट लिखते समय कि कोई पर्याप्त कारण है और वो विशेष कारण है, कारण को अभिलिखित करना है, ठीक है, कि जब जजमेंट अभिलिखित कर रहे हो तो कारण बताना पड़ेगा कि हम इसको जो मिनिमम 5 साल की सजा है और मैक्सिमम 10 साल की सजा है, तो हम मिनिमम 5 साल से भी कम की सजा इसको देना चाहते हैं, तो उसके कम दंड देने का कारण अभिलिखित करते हुए उसको विशेष कारणों से 5 वर्ष से कम का कारावास भी दे सकता है। किन परिस्थिति में? ये सब क्लोज धारा 10 का सब क्लोज 2 है, उस पर ये परंतुक लागू होता है। ये परंतुक इसके लिए बना है, किसके लिए? धारा 10 के 2 के लिए, कि यदि मिनिमम 5 से लेके मैक्सिमम 10 वर्ष तक की सजा है तो क्या 5 से कम सजा दी जा सकती है? हाँ, न्यायालय जजमेंट लिख रहा है तो कारण अभिलिखित करके, कोई पर्याप्त और विशेष कारण है तो उसको अभिलिखित करके 5 वर्ष से कम अवधि के कारावास का दंड अधिरोपित कर सकेगा। इंग्लिश देख लेते हैं, पेनल्टी क्लोज क्या बात करता है कि इफ एनी एग्जामिनी, ठीक है, एग्जामिनी को ही कवर कर रहा है केवल। इंडल्ग इन अनफेयर मींस एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2F का फर्स्ट, ठीक है, 2F का फर्स्ट में परीक्षार्थी एग्जामिनी की बात हो रही है। सेल बी लाइबल टू पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फ्रॉम ए टर्म्स विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर, 3 वर्ष तक का विस्तार हो सकेगा, मैक्सिमम 3 वर्ष से ज्यादा नहीं। सेल एंड और का उपयोग किया, एंड आल्सो सेल आल्सो बी लाइबल टू फाइन विच सेल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज, ठीक है, मिनिमम 1 लाख से कम नहीं होगा, नॉट लेस बी देन 1 लाख रुपीज। एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन सच एग्जामिनी सेल आल्सो लाइबल द पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म ऑफ 9 मंथ। तो ठीक है, डिफॉल्ट रहते हो पेमेंट करने में, पेनल्टी का जो फाइन दिया पेनल्टी के साथ फाइन का अगर पेमेंट करने में डिफॉल्ट रहते हो तो 9 मंथ का कारावास उसके बदले में आपको दिया जा सकता है। इफ एनी पर्सन, ठीक है, जिसमें इंक्लूडिंग है एग्जामिनी, तो इफ एनी पर्सन इंक्लूडिंग एग्जामिनी वेदर एंड ट्रस्ट एंड अथोराइज विद द कंडक्ट और पब्लिक एग्जामिनेशन और नोट, चाहे उसको पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की अथॉरिटी थी या नहीं थी, इन कॉन्स्पायरेसी और अदरवाइज इंडल्ग और अटेम्प्ट टू इंडल्ग इन अनफेयर मींस एज डिफाइंड इन सेक्शन 2F सेकंड, ठीक है, 2F सेकंड में जो अनफेयर मींस बता रखे उनमें से किसी का कंट्राविंस और अबेट टू कंट्राविंस एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट सेल बी पनिश, ये पेज नंबर आ गया होगा, विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म्स विच सेल नॉट बी लेस देन 5 ईयर, ठीक है, तो 5 वर्ष से कम नहीं होगा, नॉट लेस देन 5 ईयर, बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर्स एंड सेल आल्सो बी लाइबल, ठीक है, एंड आल्सो बी लाइबल फाइन विच सेल नॉट लेस देन 10 लाख रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 10 करोड़, तो 10 लाख से कम नहीं होगा, 10 करोड़ तक एक्सटेंड हो सकेगा। रुपीज इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, कि जो 10 लाख से 10 करोड़ तक का आप पर पेनल्टी फाइन लगाया गया उसके पेमेंट में आप डिफॉल्ट करते हो, सेल आल्सो बी लाइबल टू बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म्स ऑफ 2 ईयर्स। फिर प्रोविजन की बात करता है परंतु की
कि प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में फॉर एनी एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजन, एडिक्वेट और स्पेशल रीजन को इन रिटर्न जजमेंट में शो करना पड़ेगा कि इस कारण से हम 5 वर्ष से कम की सजा दे रहे हैं, क्योंकि जब भी आप विधि से अपोजिट जाके कोई कार्य कर रहे हैं आपको विशेष कारण हमेशा अभिलिखित करने हैं। जैसे आप प्रोबेशन दे रहे हैं तो मामला है कि सजा देनी है पर आप प्रोबेशन का फायदा दे रहे हैं तो आपको विशेष कारण लिखने होंगे कि आप क्यों प्रोबेशन के अंदर इसको कवर कर रहे हो। तो कोर्ट में फॉर एनी एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन द जजमेंट इम्पोज ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म्स ऑफ लेस देन 5 ईयर। ठीक है, तो क्लियरली समझ में आ गया कि एक एग्जामिनी परीक्षार्थी के द्वारा 2-6 का उल्लंघन है, 3 वर्ष तक का कारावास, मिनिमम 1 लाख रुपए जुर्माना देने में व्यक्तिकरण होने पर 9 माह तक का कारावास। किसी परीक्षार्थी को सम्मिलित करते हुए किसी व्यक्ति के द्वारा 2-6 के सेकंड के अंदर जो भी अनुचित साधन बता रखे उनका उपयोग करके अपराध किया जाता है या इस अधिनियम के किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन किया जाता है तो मिनिमम 5 ईयर का से लेकर मैक्सिमम 10 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माने से लेकर 10 करोड़ तक जुर्माने का प्रोविजन है। जुर्माना देने में असफल रहने पर 2 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा। ठीक है, सेक्शन 11 दोष सिद्धि पर विवर्जन। ठीक है, बात करता है डिबारमेंट की बात कि कई बार आप पढ़ते हैं किसी व्यक्ति को अभी आरपीएससी ने 260 लोगों को परीक्षा से डिबायर कर दिया गया। तो ये यहां बात करता है कि अगर कोई भी परीक्षार्थी है, आप में सब परीक्षार्थी थे हैं, तो कोई भी परीक्षार्थी जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाता है, तो कोई भी एग्जामिनी है, परीक्षार्थी है जो एग्जाम देने जाता है, अगर उसको इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन के अंतर्गत कन्विक्ट किया जाता है तो उसे 2 वर्ष की कालावधि के लिए कितने टर्म्स बता रखा है, पीरियड फॉर 2 ईयर, कोई पब्लिक परीक्षा देने से विवर्जित कर दिया जाएगा। तो अगर कोई परीक्षार्थी इस अधिनियम में किसी भी प्रोविजन के अंतर्गत किसी भी अफेंस के लिए कन्विक्ट किया जाता है तो उसे 2 वर्ष तक की कारावास के लिए 2 वर्ष तक की कालावधि के लिए एक पीरियड बता रखा है कि जो भी परीक्षार्थी दोष सिद्ध होगा वो 2 वर्ष तक कोई भी सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किया जाएगा। मतलब उसको 2 साल तक किसी भी परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, डिबार कर दिया जाएगा किसी भी एग्जामिनेशन से। ठीक है, तो डिबारमेंट ऑन कन्विक्शन, an examination who has been convicted for an offense under the provision of this act, कि एक एग्जामिनेशन जो कन्विक्ट किया गया है अफेंस के लिए इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन के अधीन सेल बी डिबार्ड। ठीक है, उसको परीक्षा में बैठने से मना कर दिया जाएगा, विवर्जित कर दिया जाएगा फॉर टेकिंग एनी एक पब्लिक एग्जामिनेशन फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर। तो कोई भी परीक्षार्थी जो इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध में संलिप्त पाया जाता है 2 साल तक कोई एग्जाम उसको नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए बात। धारा 12 थोड़ा बड़ा सेक्शन है। ठीक है, टुकड़ों में पढ़ते हैं इसको, बड़ा अच्छा सेक्शन है। संपत्ति की कुर्की और अधिहरण की बात करता है। कई बच्चों को दिक्कत होगी कि सेक्शन 10 में सर चेंजिंग हो चुके हैं, संशोधन हो चुके हैं। बिल्कुल मैं बात करूंगा, मेरा पढ़ाने का नेचर बिल्कुल अलग है। मैं पहले अधिनियम पढ़ाऊंगा कंप्लीट, फिर संशोधन अधिनियम पढ़ाऊंगा, और जब लास्ट दिन में दोनों अधिनियम को कंक्लूड कर रहा हूंगा वहां मैं पुराने और नए अधिनियम को सेम एक फॉर्मेट में लाके आपको अंतर बताऊंगा कि आपको मेंस में कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। इसलिए मैं मूल प्रोविजन पढ़ा रहा हूं। आपको पता होना चाहिए मुख्य अधिनियम और नए अधिनियम में अंतर क्या है। ठीक है, तो सेक्शन 12 बात करते हैं संपत्ति की कुर्की और अधिहरण की बात करता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किन्हीं आगमों को धारित नहीं करेगा और कब्जे में नहीं लेगा। आगम क्या होते हैं कि कोई भी अपराध करने के बाद उसको कोई इनकम प्राप्त होती है, कुछ भी। जैसे मैंने एक मोबाइल चोरी किया, मैंने एक अपराध किया कि मैंने मोबाइल चोरी किया,
मोबाइल चोरी करके मैंने किसी दुकान पे बेचा, मुझे 10,000 का मोबाइल था, चोरी का मोबाइल था, मैंने अपने नाम से बेच दिया कि मेरे पास बिल खो गया, मेरा मोबाइल था, मेरे को 3-4 हजार रुपए मिल गए। तो अपराध के जो 4,000 रुपए मुझे चोरी के अपराध से प्राप्त हुए, ये मेरे अपराध के आगम हो गया। तो कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किन्हीं आगमों को धारित नहीं करेगा और कब्जे में नहीं रखेगा। अगर अपराध के किए जाने से कोई आगम है, उनको धारित नहीं करेगा, कब्जे में नहीं लेगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, यहां बात कर रहा है कोई भी व्यक्ति। जैसे मैंने अपराध किया, मेरे पास पैसे आए, मैंने कह दिया यार पुलिस मेरे को ढूंढ रही, तू ये पैसे पकड़ ले, मेरे पास मिले तो पूछेंगे, मैंने किसी और को दे दिया, मैंने उसको अपराध बता के दिया, तो उसको पता है कि ये अपराध के आगम है, वो उसको धारित नहीं करेगा। सेकंड क्लोज बात करता है अन्वेषण करने वाले अधिकारी को। यहां तो कोई भी व्यक्ति शब्द यूज किया था, कोई भी व्यक्ति धारण नहीं करेगा। यहां है कि यदि इस अधिनियम के अधीन कारित किसी अपराध का अन्वेषण करने वाला कोई अधिकारी, तो जो अपराध हुआ इस अधिनियम के अधीन, उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास ये विश्वास करने का कारण है कि कोई संपत्ति, तो जो अपराध का इन्वेस्टिगेशन कर रहा, उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास ये रीजनेबल ग्राउंड है कि कोई प्रॉपर्टी है वो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के आगम का द्योतक है, कि ये प्रॉपर्टी कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध में जो पैसा आया उससे इसने बनाई होगी। जैसे कुछ समय पहले बत्तीलाल नाम का एक अपराधी था, भजनलाल बिश्नोई नाम का एक अपराधी था, उनकी जयपुर में अधिगम कोचिंग थी, शायद मेरे को नाम एक्चुअल पता नहीं है कि कोचिंग का नाम क्या था, ऐसा ही कुछ नाम था। वो पैसे, पेपर लीक के पैसे कमा के उन्होंने जयपुर में कोचिंग डाल ली, और वहां बच्चे आते थे, उनको फिर कहते थे कि पेपर लीक करके बन जाओ, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, उनको 10-10 लाख में पेपर बेचते थे। तो उस कोचिंग पर कार्रवाई की। तो अगर किसी इन्वेस्टिगेशन, सरकार ने वो कोचिंग तोड़ दी, तो अगर किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये विश्वास करने का कारण है कि कोई प्रॉपर्टी किस वजह से बनी है, कि अपराध की जो इनकम थी, आगम थी, उसके कारण वो प्रॉपर्टी बनी है, तो वह राज्य सरकार से लिखित में पूर्व अनुमोदन से, तो राज्य सरकार के लिखित में पूर्व अनुमति लेगा राज्य सरकार से कि ऐसी प्रॉपर्टी, मुझे लगता है कि पेपर लीक का जो ये अधिनियम है, इसके अधीन कोई अपराध के अंतर्गत हुई थी, तो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसी चल संपत्ति, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी है, उसके अभिग्रहण के लिए आदेश कर सकेगा। तो सरकार से परमिशन लेकर फिर आपको चल अचल और दोनों प्रकार की संपत्ति, चल अचल हो सकती है या दोनों में से कोई सी प्रकार की संपत्ति हो सकती है, उसके अभिग्रहण का आदेश कर सकेगा। जहां ऐसी संपत्ति का अभिग्रहण करना व्यवहार्य ना हो। कई बार प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि उसका नेचर ऐसा होता है कि उसका अभिग्रहण नहीं किया जा सकता। जैसे आज मैं ये कोचिंग पढ़ा रहा हूं, और मैं कोचिंग मैंने किसी की मान लो कि कॉपी करके पढ़ा रहा हूं, तो ये इसको अभिग्रहण करना इजी काम नहीं है। यूट्यूब को आपको शिकायत करनी पड़ेगी, कॉपीराइट एक्ट आपका कॉपीराइट पेटेंट देखेंगे, उसके बाद वो कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। हालांकि यूट्यूब के पास ये अपने आप प्रोग्राम होता है कि अगर मैं किसी की कॉपी करके पढ़ाऊंगा तो वो मेरे प्रोग्राम को अपने आप बैन कर देता है। उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई नामक सॉफ्टवेयर होता है, वो पकड़ लेता है कि किसी का कंटेंट कॉपी हो रहा है तो अपने आप बैन कर देगा। परंतु यदि कोई प्रॉपर्टी का नेचर ऐसा है कि उसका अभिग्रहण नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो वहां क्या करेगा, उस संपत्ति की कुर्की का आदेश कर देगा। देखो अभिग्रहण किस संपत्ति का होता है, जैसे कोई मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, मैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब करने में गलती कर गया, दोबारा इस चीज को समझाता हूं सब क्लोज दो को, कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसको ये विश्वास करने का कारण है कि कोई प्रॉपर्टी है, वो कोई अपराध की वजह से वो प्रॉपर्टी बनी थी, अपराध में जो इनकम हुई उससे वो प्रॉपर्टी बनाई, तो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से क्या करेगा, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, या दोनों में से किसी प्रकार की प्रॉपर्टी है, उसको अभिग्रहण का आदेश कर देगा कि इसको सीज किया जाता है। परंतु कई बार प्रॉपर्टी का नेचर क्या होता है कि वो सीज नहीं की जा सकती, जैसे मैंने बताया कि कॉपीराइट को सीज नहीं कर सकते। दूसरा कि मान लो मैंने शेयर मार्केट में कुछ ले रखा है, शेयर ले रखे हैं, तो ये सरकार उसको शेयर मार्केट को नहीं बोल सकती कि आप इसको सीज कीजिए, तो वहां क्या करेंगे, अटैचमेंट कर देंगे कि ये शेयर इस अपराध में जो केस चल रहा है उसके साथ अटैच है, तो इनको शेयर बेचने की अनुमति नहीं दी जाए, ठीक है, क्योंकि वो फाइनल जजमेंट पे चलता है शेयर मार्केट।
तो अभिग्रहण सामान्यतः जंगम संपत्ति का होता है और कुर्की किसकी होती है, स्थावर संपत्ति की होती है। तो अगर संपत्ति अभिग्रहण करना उसको संभव ना हो तो ऐसी संपत्ति की कुर्की का आदेश कर सकेगा। जैसे एक जमीन है 10 बीघा, 10 बीघा जमीन का अभिग्रहण करके हम अपने घर नहीं ले जा सकते उसको उठा के, तो उसके कुर्की का आदेश कर दिया जाता है, जिसको जो राजस्थान के रेवेन्यू में वो जमीन जहां भी आती है जिस भी तहसील के अंतर्गत, वहां जमीन के कागजों पर लिखवा दिया जाता है कि ये इस केस के अधीन रहेगी और इसको कुर्क किया जाता है इस केस में। तो जहां अभिग्रहण करना संभव नहीं हो वहां संपत्ति की कुर्की का आदेश कर सकेगा। निर्देश देते हुए करेगा कि अभिहित न्यायालय, अभिहित न्यायालय कौन से न्यायालय होंगे, जिनको इस एक्ट में बताया जाएगा कि वो एक्ट इसका ट्रायल करेगा। इस अधिनियम के अधीन जितने भी अपराध घटित होंगे उनका ट्रायल के लिए विशेष न्यायालय बताएंगे। तो संपत्ति का कुर्की का आदेश यह निर्देश देते हुए करेगा कि अभिहित न्यायालय या यथास्थिति ऐसा आदेश करने वाला न्यायालय, ऐसा आदेश करने वाले अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, या तो उस न्यायालय की अनुज्ञा के बिना या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए करने वाला जो अधिकारी जो ऑर्डर कर रहा है उस अधिकारी की परमिशन के बिना ऐसी संपत्ति को किसी को भी अंतरित नहीं किया जाएगा। तो कुल मिला के प्रॉपर्टी या तो अभिग्रहण कर लो या कुर्की कर लो, और कुर्की में यह निर्देश दे दो कि यह संपत्ति ना तो किसी को अंतरित करेगा ना ही उस संपत्ति के संबंध में कोई अन्य कार्रवाई करेगा, कि ना तो मैं किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा ना ही उसके संबंध में अन्य कार्रवाई करूंगा। अन्य कार्रवाई से क्या मतलब है कि मान लो मेरे पास एक कोई बड़ा पुराना रोलर होता है जो आप रोड बनाते हो उस पर चलाते हैं, ठीक है। जैसे एक पिक्चर है वो सचिन टिचकुले वाली, उसमें वो रोलर होता है, वैसा मेरे घर पे कोई रोलर है और वो मैंने पेपर लीक के जो पैसों से खरीदा था। अब वो रोलर ऐसा है कि अब आज के समय पे उसको ड्राइव करना मुश्किल है, कि वो चालू नहीं हो सकता और उसको चला के ले जाना बहुत मुश्किल काम है, घसीट के ले जाना बहुत पावरफुल और वजनी होता है। अब उसको वो अभिग्रहण करके नहीं ले जा सकते, थाने में खड़े नहीं कर सकते, कोर्ट में खड़े नहीं कर सकते। तो वो क्या है, मेरे को एक शपथ पत्र ले लेंगे कि मैं इस प्रॉपर्टी को किसी को ना तो बेचूंगा, अंतरित करूंगा, ना ही इसके संबंध में कोई अन्य कार्रवाई करूंगा। अन्य कार्रवाई का मतलब कि मैं उस रोलर को तो कुछ नहीं कर सकता, पर उसके पहियों को खोल के बेच दिया या उसको टुकड़ा उसमें से लोहा निकाल निकाल के बेचे जा रहा हूं। ये मोटरसाइकिल होती है, अगर रोलर की जगह तो मैं मोटरसाइकिल को जला देता, तो उसके संबंध में अन्य कार्रवाई मतलब उसको नष्ट करना, नुकसान पहुंचाना हो सकता है, या उसमें से कुछ भाग निकाल लेना हो सकता है। मोटरसाइकिल के टायर खोल के बेच दो, ठीक है। और ऐसे आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति पर तामील की जाएगी। तो प्रॉपर्टी को अभिग्रहण और कुर्की करने का नेचर सब क्लोज 2 में बता रखा है कि अभिग्रहण और कुर्की कैसे करेंगे। तो या तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से चल अचल या दोनों संपत्ति को अभिग्रहण कर लेगा, या फिर न्यायालय क्या करेगा, एक आदेश पारित, या फिर अगर वो संपत्ति अभिग्रहण करने के योग्य नहीं है तो कुर्की कर लो। कुर्की का निर्देश देते हुए न्यायालय कह देगा कि यह संपत्ति ना तो किसी को अंतरित करनी है ना ही इसके संबंध में अन्य कोई कार्रवाई करनी है। तो न्यायालय अधिकारी जो भी आदेश देगा तो जिस व्यक्ति की वो प्रॉपर्टी है उस व्यक्ति पर उस आदेश की तामील करवा देगी। सबसेक्शन 3, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऐसी संपत्ति के अभिग्रहण या कुर्की के 48 घंटों के भीतर अभिहित न्यायालय को सम्यक सूचना देगा। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करेगा, अगर खुद अकेला ही राज्य सरकार की अनुमति से संपत्ति का अभिग्रहण या कुर्की कर रहा है तो 48 घंटों के अंदर, 2 दिन के अंदर, 48 घंटों के अंदर उस न्यायालय को, जिस न्यायालय में उस केस की ट्रायल चल रही है, उसको सम्यक सूचना देगा। ठीक है, आप सबने सीआरपीसी पढ़ रखी है, समझते हो कि पहले केस दर्ज होता है, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन होता है और फिर उसकी चार्जशीट न्यायालय में सबमिट होती है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई संपत्ति अभिग्रहण या कुर्की की जा रही है तो 48 घंटे के अंदर, अभिग्रहण और कुर्की के समय से 48 घंटे के अंदर जो भी कोर्ट उसकी ट्रायल कर रहा है उस अभिहित न्यायालय को सम्यक रूप से सूचना देगा। यदि अभिहित न्यायालय यह अभिनीत न्यायालय पर निर्भर करेगा कि वो धारा 2 के अधीन किए गए अभिग्रहण और कुर्की के आदेश की या तो पुष्टि करे या उसका प्रतिसंग्रहण करे। तो जो सूचना धारा 3 के अंदर दी है वहां धारा 4 के अंदर वो न्यायालय देखेगा कि जो अन्वेषण अधिकारी के द्वारा कुर्की
और अभिग्रहण किया गया है वो क्या वो वैध है या अवैध है, और सामने वाला व्यक्ति उस पर आपत्ति करता है जिसकी संपत्ति का अभिग्रहण या कुर्की की गई है, तो न्यायालय अभिग्रहण और कुर्की के आदेश को या तो कन्फर्म कर देगा कि हाँ अधिकारी ने सही किया है, या फिर अधिकारी के आदेश को पलटकर कुर्की और अभिग्रहण के आदेश का प्रति संग्रहण कर लेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज कर देंगे, मुक्त कर देंगे। परंतु अभिहित न्यायालय जब तक कोई आदेश पारित नहीं करेगा, अभिहित न्यायालय तब तक कोई आदेश पारित नहीं करेगा जब तक उस व्यक्ति को जिसकी संपत्ति कुर्की की गई है अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाए। कि अभिहित न्यायालय पुष्टि का आदेश करना या प्रति संग्रहण का आदेश करना, ऐसा आदेश करने से पहले उस व्यक्ति को जिसकी संपत्ति को अभिग्रहण या कुर्की की गई है उसको अभिग्रहण और कुर्की के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर देगा कि हमने जो अभिग्रहण कुर्की की है उसके खिलाफ आप कुछ कहना चाहते हो, तो उसको एक बार अवसर देना अभ्यावेदन करने का, उसके बाद ही उसकी संपत्ति को कुर्क करना है। जहां अभियुक्त सेक्शन सब क्लोज 5 पे हम चर्चा कर रहे हैं कि जहां अभियुक्त इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाता है, कि अगर अभियुक्त को इस एक्ट के किसी अपराध में कन्विक्ट किया गया है तो अभिहित न्यायालय किसी दंड के निर्णय के अतिरिक्त, ठीक है, तो अगर किसी ऑफेंस में जो इस एक्ट के अंतर्गत आता है उसके लिए कन्विक्ट किया जाता है, तो जो अभिहित न्यायालय है वो उसको पेनल्टी के अतिरिक्त लिखित में आदेश द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि आदेश में जो भी संपत्ति निर्दिष्ट की जाती है और अभियुक्त से संबंधित जो भी विलंगम है उनसे मुक्त कोई भी चल, अचल या दोनों संपत्ति राज्य सरकार को अभिग्रहित समझी जाएगी। बात को समझना सब क्लोज 5 को। मुझे पता है कई लोगों को इस धारा में समस्या आ रही होगी, मैं सब क्लोज 5 स्पष्टीकरण पढ़ा के वापस इस धारा को कंक्लूड करूंगा कि जहां अभियुक्त इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध के लिए दोष सिद्ध कर दिया, ठीक है, इस एक्ट के किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्ध कर दिया, तो अभिहित न्यायालय पेनल्टी तो देगा ही सेक्शन 10 के अधीन, उस पेनल्टी के अलावा रिटर्न में एक ऑर्डर पारित करके घोषित कर सकेगा। उस ऑर्डर में कोई संपत्ति बताएगा कि यह संपत्ति है, उस पर जो विलंगम होंगे उन विलंगमों को मुक्त कर देगा। विलंगम क्या होते हैं कि जैसे स्थावर संपत्ति होती है उस पर होती है किसी प्रकार का भार भी हो सकता है, वो उस पर किसी प्रकार का, जैसे मान लो कि एक दायित्व है, कोई पट्टे पे दे रखी है संपत्ति, आपने बंधक रख रखी है, तो ये तो सब स्थावर संपत्ति के संबंध में होता है, भार, बंधक रखना। और अगर जंगम संपत्ति है तो उसको गिरवी हो सकता है, विलंगम हो सकता है। जंगम संपत्ति के संबंध में विलंगम और गिरवी दो चीजें होती है, तो अगर वो संपत्ति विलंगम है तो ऑर्डर करेगा कि ये संपत्ति को विलंगम मुक्त करके और उसको राज्य सरकार के पास चल हो या दोनों संपत्ति है राज्य सरकार को अभिहत कर देगा कि ये राज्य सरकार की संपत्ति हो गई आज से। तो जैसे किसी व्यक्ति ने पेपर लीक करके क्या किया, कोई संपत्ति गलती कर ली और बाद में कोर्ट ने जब पेपर लीक का पूरा केस सुना, सजा कर दी, उसको सजा करने के बाद सरकार को लगता है कि ये जो पेपर लीक करके इसने पैसे कमाए उससे ये संपत्ति बचाई है, तो उस संपत्ति को क्या करेगा, कोर्ट दोष सिद्ध करने के बाद अगर कोर्ट को लगता है तो घोषित कर देगा कि ये संपत्ति, चाहे उस संपत्ति पे लोन चल रहा हो तो लोन चल रहा है तो सरकार लोन पे कर देगी और वो संपत्ति राज्य सरकार को अभिग्रहित कर देगी। कोई मोटरसाइकिल है वो राज्य सरकार के नाम कर देगी, राज्य सरकार उसकी नीलामी करके बाकी पैसे राजकोष में जमा कर दिए जाते हैं, राज्य सरकार के कोष में। स्पष्टीकरण देखना, इस धारा के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के आगम, तो जो कोई अपराध से इनकम हो रही है उसके संबंध में बात करता है। इस शब्द का क्या मतलब होगा कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के आगम से अभिप्राय है कि किसी समस्त प्रकार की ऐसी संपत्तियां अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध को कारित करने से व्युत्पन्न हुई है। तो अपराध के आगम में सभी प्रकार की संपत्तियां सम्मिलित है, चाहे वह स्थावर हो, जंगम हो, जो किससे प्राप्त हुई है, अपराध को कारित करने से व्युत्पन्न हुई हो
या अभिप्राप्त की गई हो अपराध में, या इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित निधियों के माध्यम से। आपने अपराध किया, अपराध से आपको कोई निधि प्राप्त हुई कि मैं तुम्हें पेपर दे रहा हूं जेएलओ का या एपीओ का, उससे मुझे तुमने 10-20 लाख रुपए आपने जो भी मुझे दिए, तो उससे अगर वो पैसे से मैं कोई संपत्ति बनाता हूं, इसमें नकदी भी सम्मिलित होगी, वो सभी बिना उस व्यक्ति का विचार किए जिसके नाम से ऐसे आगम है या जिसके कब्जे में पाए जाते हैं, वो इस अधिनियम के अधीन अपराध के आगम माने जाएंगे। तो समझना स्पष्टीकरण को कि ये पेपर लीक से मैंने 10 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है, 10 करोड़ से मैंने खरीदे 5 प्लॉट, एक प्लॉट खरीद लिया, 2, 3, 4, 5। ये प्लॉट मेरे नाम से भी हो सकते हैं, मेरी, ठीक है, शादी तो हुई नहीं तो पत्नी तो अभी बात नहीं करते, मेरे नाम से, पिताजी के नाम से, माताजी के नाम से, भाई के नाम से, भाभी के नाम से, बहन के नाम से 5-6 प्लॉट मैंने 10 करोड़ के ले लिए। तो अब अपराध के आगम क्या होंगे, इस शब्द को समझो कि अपराध का आगम क्या होगा। अपराध की इनकम, तो समस्त प्रकार की संपत्तियां, चाहे वो अपराध के कारित करने से भी उत्पन्न हुई हो, ठीक है, या मैंने अपराध के दौरान किसी से अभिप्राप्त किए, इसमें अपराध से संबंधित निधि, कोई भी मैंने एक पैसा इकट्ठा कर रखा है अपराध से जो भी प्राप्त होता है, उसके माध्यम से मैंने वो खरीदी हो और इसमें नकदी भी सम्मिलित हो सकता है मैंने किसी से कहा है कि पेपर वेपर तो मैं दिलवा दूंगा और तुम पैसे वैसे तो छोड़ो, मुझे 20 तोला सोना दे दो, ठीक है, या मैंने कहा कि तुम ऐसा करो, मेरे भाई के नाम से एक शेयर मार्केट में अकाउंट है, उसमें तुम 1 करोड़ के शेयर खरीद के दे दो, 5 जनों को तुमको मैं पास करा दूंगा। तो किसी भी प्रकार की संपत्ति जो मैंने पेपर लीक के पैसों से बनाई है या उस अपराध को करने के दौरान मुझे प्राप्त हुई है, चाहे कोई के भी नाम से हो, किसी भी व्यक्ति के कब्जे में हो, वो संपत्ति क्या मानी जाएगी, अपराध के आगम मानी जाएगी। बात समझ में आई। अब सब सेक्शन 12 को कंक्लूड करते हैं कि सेक्शन 12 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अपराध के आगम को धारित नहीं करेगा, कब्जे में नहीं रखेगा। जैसे मैंने कहा कि मेरा कोई भाई है, वो पेपर लीक करता है और पेपर लीक करके वो संपत्ति मेरे नाम पे कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि कभी ना कभी वो पकड़ा जाएगा और पकड़ा जाएगा तो उसकी संपत्ति सारी सरकार के पास चली जाएगी। तो अगर कोई भी व्यक्ति में क्या शामिल होगा, मैं भी शामिल हूं, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, अपराध के इनकम से जो संपत्ति है वो अपराध की इनकम धारित कर रहा हूं, उसको कब्जे में रख रहा हूं, क्योंकि आगम के अंतर्गत प्रॉपर्टी, नकदी, सभी प्रकार की चीजें जो भी पेपर लीक से प्राप्त हुई। तो कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के आगम को न तो धारित करेगा न ही कब्जे में रखेगा। दूसरी सबसेक्शन 2 क्या बात करता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगता है कि कोई संपत्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के आगम का द्योता के आगम से प्राप्त हुई है, तो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से क्या करेगा, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उस संपत्ति को अभिग्रहित कर लेगा, या अभिग्रहित करने का संपत्ति का नेचर नहीं है तो उसकी कुर्की का निदेश दे देगा। अभिहित न्यायालय या फिर वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऐसा आदेश कर सकेगा कि संपत्ति ना तो किसी को अंतरित करनी है। अभिग्रहण और कुर्की का नेचर क्या होगा कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति हमें सौंपनी है, उस पर उसको ये आदेश देना है कि ना तो आपको कि ये प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर करनी है, ना इस प्रॉपर्टी के संबंध में अन्य कोई कार्रवाई करेंगे, और उस आदेश की एक प्रति आपको संबंधित व्यक्ति को तामील पर भेजनी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर संपत्ति का अभिग्रहण, कुर्की का जो भी आदेश कर रहा है 48 घंटे के अंतर उस न्यायालय को, जिस न्यायालय के अधीन वो केस चल रहा है, उसको सूचना देगा कि मैंने आपके इस केस के अधीन कोई संपत्ति मुझे लगा अपराध की आगम है और मैंने उसकी कुर्की या अभिग्रहण कर लिया है और मैं आपको सूचना दे रहा हूं। 48 घंटे के अंदर न्यायालय को सूचना दे रहा है। न्यायालय को सूचना मिलने पर न्यायालय क्या करेगा, अभिग्रहण और कुर्की का जो आदेश इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने किया था या तो उसको कंफर्म कर देगा या उसको रिवोक कर लेगा, प्रति संग्रहण कर लेगा। परंतु अभिहित न्यायालय तब तक कोई आदेश पारित नहीं करेगा जब तक कि जो अभिग्रहण और कुर्की हुआ है उसके विरुद्ध उस व्यक्ति को जिसकी संपत्ति के अभिग्रहण कुर्की किया उसको आपने अभ्यावेदन करने का अवसर नहीं दे दिया, उसके खिलाफ बोलने का कि आपकी प्रॉपर्टी कुर्की की है, आपको क्या कहना है, उसका सुनने के बाद ही आदेश को कंफर्म या रिवोक करना है। स्पष्ट सब क्लोज 5 कहता है
कि अपराध जो अभिहित न्यायालय यदि किसी को इस अधिनियम के अधीन अपराध में दोष सिद्ध कर रहा है तो सजा के अलावा जो पेनल्टी क्लोज है उसके अलावा आदेश कर सकेगा कि कोई संपत्ति, उस आदेश में जो भी संपत्ति बताई जाएगी वो विलंघन से मुक्त चल अचल संपत्ति या दोनों प्रकार की संपत्ति होती है वो राज्य सरकार के नाम कर सकेगा, अभिग्रहित कर सकेगा कि ये संपत्ति राज्य सरकार की है। इस स्पष्टीकरण मैंने समझा ही दिया था। यह धारा थोड़ी हेडेक वाली है और इसको थोड़ा समझ लेना धारा 12 को, क्योंकि ये मेंस के अकॉर्डिंग आ सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश टर्म्स की इस धारा की कि नो पर्सन सेल बी अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टीज। नो पर्सन सेल होल्ड और बी इन पोजेशन ऑफ एनी प्रोसीड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। तो कोई भी व्यक्ति होल्ड नहीं करेगा, पोजेशन में नहीं रखेगा एनी प्रोसीड of any offense under this act if an officer investigating an offense commit under this act has reason to believe that any property represent proceed of any offense, कि वो किसी offense में कोई भी offense की proceed represent होती है संपत्ति under this act, he shall with the prior approval of इन राइटिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट का रिटर्न में प्रायर अप्रूवल लेने के बाद मेक एन ऑर्डर टू सीज द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को सीज करने का ऑर्डर कर सकेगा, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो या बोथ नेचर की हो। एंड वेदर इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू सीज द प्रॉपर्टी, अगर ये प्रैक्टिकली प्रॉपर्टी सीज नहीं की जा सकती, मेक एन ऑर्डर फॉर अटैचमेंट डायरेक्टली, ऑर्डर करेगा अटैचमेंट करने का, सच प्रॉपर्टी सेल नॉट बी ट्रांसफर। उस अटैचमेंट ऑर्डर में क्या होगा कि इस प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। एंड अदरवाइज डील्ड विद एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द ऑफिसर, उस अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना ना तो उसको डील किसी प्रकार का डील किया जाएगा ना उसको ट्रांसफर किया जाएगा। सच ऑर्डर और एज द केस में बी the designating court and a copy of such order shall be served to the person concerned, उसकी एक कॉपी जो भी ऑर्डर की होगी वो उस व्यक्ति को भेज दी जाएगी। The investigation officer shall duty inform to designation court, कि जो भी अभिहित न्यायालय designated court जो भी है उसको 48 आवर के अंदर सीज और अटैचमेंट का जो भी ऑर्डर है उसको सूचित करेगा, इन्फॉर्म करेगा। तो द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सेल ड्यूली इन्फॉर्म द डेजिग्नेटेड कोर्ट विद इन 48 आवर ऑफ द सीज और अटैचमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी। इट सेल बी ओपन टू द डेजिग्नेट कोर्ट आइदर टू कन्फर्म और रिवोक, या तो कन्फर्म करेगा ऑर्डर को या रिवोक करेगा द ऑर्डर ऑफ सीजर एंड अटैचमेंट मेड अंडर सेक्शन 2, कि सब सेक्शन 2 में जो सीज और अटैचमेंट का ऑर्डर हुआ या तो उसको कंफर्म करेगा या रिवोक करेगा। प्रोवाइडेड दैट द डेजिग्नेटेड कोर्ट शेल नॉट पास एन ऑर्डर अनलेस एन अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन इज द गिवन टू पर्सन whose property is being attached। तो डेजिग्नेटेड कोर्ट जब तक कोई ऑर्डर पास नहीं करेगी जब तक उसको जिस पर्सन की प्रॉपर्टी अटैच की गई है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा सकती, नहीं दी जाती जब तक कि रिप्रेजेंट होने की, तब तक उसके संबंध में ना तो रिवोक का ऑर्डर करना है ना कन्फर्म करने का ऑर्डर करना है। वेयर द accused has been convicted of any offense punishable this act, अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए कन्विक्ट किया गया तो डेजिग्नेटेड कोर्ट क्या करेगा, में कर सकता है इन एडिशन ऑफ अवार्डिंग एनी पनिशमेंट, एडिशन में है पनिशमेंट के अलावा, बाय ऑर्डर इन राइटिंग डिक्लेयर्स दैट एनी प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल और बोथ बिलोंग टू द एक्यूज्ड एंड स्पेसिफाई इन द ऑर्डर सेल स्टैंड confiscated to the state government free from all encumbrance
ठीक है, इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन मेरे को आता नहीं, विलिंगम का देख लेना आप आपके हिसाब से। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन प्रोसीड ऑफ एनी offense under this act means all kind of property which has been derived and obtained from commission of any offense under this act or have been acquired through fund trackable to any offense under this act and shall include case irrespective of person in whose name such proceed are standing or in whose possession they are found। सेक्शन 13 समस्त लागत और व्यय का संदाय करने का प्रबंध तंत्र इत्यादि का दायित्व। सीधी सी बात है, सेक्शन के नाम से ही पता लग रहा है कि पेपर लीक हो जाता है और नया पेपर कराना पड़ता है गवर्नमेंट को। पेपर लीक होने के बाद रद्द करके और नया पेपर कराना पड़ता है। तो अगर पेपर लीक होता है, नया पेपर कराते हैं, तो पुराना पेपर में जो भी लागत लगी, प्रति व्यक्ति 400 रुपए 300 रुपए हमसे फीस लेते हैं और सरकार की इतनी ही लागत लग जाती है पेपर कंडक्ट कराने में कि 300 रुपए फीस ली तो 250 रुपए के आसपास लागत आ जाती है एक व्यक्ति का पेपर कंडक्ट कराने में। तो अगर पेपर लीक होता है तो समस्त लागत और खर्चे का संदाय करने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट इत्यादि की होगी। तो हम सेक्शन 9 में पढ़ रहे थे कि यदि मैनेजमेंट के द्वारा, कोई इंस्टीट्यूशन के द्वारा या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के द्वारा या अन्य किसी प्रकार के फर्म के द्वारा, तो मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशन, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म या अदर्स के का कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम की धारा 10(2) के अंतर्गत अपराध का दोषी पाया जाता है कि किसी के द्वारा पेपर लीक किया जाता है और 10(2) के अंतर्गत उसको पेनल्टी से, कोर्ट के द्वारा पेनल्टी सुनाई जाती है, तो वहां मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशन, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और अदर्स डेजिग्नेटेड कोर्ट के द्वारा अवधारित परीक्षा से संबंधित सभी लागत और व्यय कोर्ट डिसाइड करेगा कि उस परीक्षा में कितनी लागत लगी थी। तो कोर्ट के द्वारा जो भी डिसाइडेड होगी, उधारित की गई हुई लागत होगी, कितनी कॉस्ट आया था वो पेपर कराने में, उसका संदाय करने का दायित्व होगा और उसे सदैव के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। कि मैंने एक पेपर करा, मैं एक कॉलेज के रूप में मैंने पेपर कराने की आरपीएससी से जिम्मेदारी ली कि जो जयपुर में 100 सेंटर है उसमें से आरपीएससी से कहा कि एक सेंटर मेरे कॉलेज में रख दीजिए और मैं पेपर करा दूंगा, कोई पेपर लीक नहीं होने देंगे, पूरी सुविधाएं रखेंगे। अगर मैंने किसके रूप में जिम्मेदारी ली, एक इंस्टीट्यूट के रूप में जिम्मेदारी ली, अब मेरे स्कूल से पेपर लीक होता है, उसके कारण वो पूरा पेपर रद्द करना पड़ता है, तो पूरे राजस्थान में जो पेपर कराने का खर्चा आया 5 करोड़ 10 करोड़, वो सारा का सारा पैसा यदि मेरे इंस्टीट्यूट को, मेरी संस्था को दोष सिद्ध किया जाता है सेक्शन 10 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत, तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि पेपर का लागत का कितना खर्चा, वो सारा खर्चा मैं पे करने के लिए दायी होगा और मुझे हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा, जिंदगी भर मुझे किसी भी एग्जाम पेपर का सेंटर नहीं दिया जाएगा। तो लाइबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ईटीसी टू पे ऑल कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर if any person of the management or institution, limited liability partnership and other has been found guilty, कि इनमें से कोई भी गिल्टी फाउंड होता है ऑफ द अफेंस अंडर सेक्शन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 10, तो सेक्शन 10 के सब क्लोज 2 के अंतर्गत जो कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा रहा था अनफेयर मींस यूज करने के लिए, तो वहां मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशन, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और अदर सेल बी लाइबल to pay all cost expenditure related to examination determined by the designated quoted and shall be banned forever। एक अंतर समझना कि यहां पर बात कर रहा है कि अगर संस्था, मैनेजमेंट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म या अन्य जो सेक्शन 9 में बता रखी थी उनके द्वारा सेक्शन 10 का 2 का अपराध किया जाता है, मतलब अनफेयर मींस का उपयोग किया जाता है और उसके कारण पेपर रद्द होता है, दोबारा करवाना पड़ता है, तो कोर्ट बताएगा कि पहले जो पेपर हुआ था उसमें जो लागत आई थी कोर्ट के द्वारा डिसाइडेबल होगी और लागत उसको पे करने का दायित्व उनका होगा।
पर मैं और आप और हम एक साधारण व्यक्ति अगर पेपर लीक करते हैं जिसके कारण पेपर कैंसिल होता है, तो हमें लागत पे करने का, कॉस्ट पे करने का, एक्सपेंडिचर पे करने पर का दायित्व हमारा नहीं होगा। ये केवल इंस्टीट्यूट के संबंध में लागू हो रहा है सेक्शन 13, इसको लॉक कर लेना। ठीक है, समझ जाना कि सेक्शन 13 मतलब मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड अदर। सेक्शन 14 अपराध संज्ञेय होंगे, अजमानतीय होंगे, असमनीय होंगे। ठीक है, तो इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समस्त अपराध संज्ञेय होंगे। संज्ञेय मतलब बिना वारंट के गिरफ्तारी। अजमानतीय मतलब कि आपको कोर्ट से जमानत लेनी पड़ेगी। जमानती अपराध में तो जमानत लिख के आती है कि आप इतने इतने के बॉन्ड दे दो, मुचल के भर दो, आपकी जमानत हो जाएगी। तो संज्ञेय अपराध होंगे बिना वारंट गिरफ्तारी, अजमानतीय अपराध होंगे, असमनीय अपराध होंगे कि ऐसे अपराधों में कंपाउंड नहीं हो सकता। आप ऐसे नहीं कह सकते कि सरकार को 10 करोड़ रुपए दे दिए कि तुम्हारा इतना ही खर्चा आया था ना, दोबारा करा दो, हमारी सजा मत करो। तो ये इन अपराधों में समझौता या कंपाउंड होने का कोई चांस नहीं। तो इस अधिनियम के अधीन जितने भी अपराध बता रखे हैं संज्ञेय, अजमानतीय, असमनीय होंगे। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, लॉक कर लेना इसको। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट धारा एक बार सारा सेक्शंस खत्म हो जाएंगे, दोनों पढ़ा दूंगा, फिर एक साथ कंक्लूड करूंगा मेंस के अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट और प्री के अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट। अफेंस टू बी कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल। अंदर की लैंग्वेज याद मत करो, हेडिंग देख लो इसकी कि अफेंस क्या होगा, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल। अपराधों का अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा अपराधों का? अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी। ठीक है, तो एडिशनल पुलिस अधीक्षक की रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की रैंक से नीचे का कोई भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कारित किसी भी अपराध का इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। एएसपी रैंक मिनिमम रैंक के, इससे ऊपर के अधिकारी ही इस अधिनियम में जो भी अपराध घटित होता है उसके अधीन इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो मिनिमम रैंक बता दी कि एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी की रैंक से कम का अधिकारी नहीं होना चाहिए जो इस अधिनियम के अधीन अपराधों का इन्वेस्टिगेशन करेगा। उससे कम का अगर इन्वेस्टिगेशन करता है तो इन्वेस्टिगेशन मान्य नहीं होगा। ठीक है, आज थोड़ा सा गला खराब था और मैं बोलने में भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था क्योंकि मुंह में छाले हो रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। फिर भी मैं कल जो क्लास कंक्लूड करूंगा परसों, तो मैं इसको पूरा समराइज कर दूंगा और दोबारा से इस अधिनियम, पूरे अधिनियम को एक साथ ही समझा दूंगा। फिर आपको एक एक क्लोज नहीं समझाना पड़ेगा, उस स्लाइड को सामने लाके आपको एक बार में उसका जिस्ट बता दूंगा। तो एक बार इसको पढ़ लो, समझ लो और याद कर लो। ठीक है, फिर कल मिलते हैं सेक्शन 16 से। धन्यवाद। और संडे को टेस्ट होगा, टाइमिंग में डाल दूंगा आपको। मैं टेस्ट करने के लिए 8 से 10 घंटे दूंगा, 10 घंटे का टाइम दूंगा। जब जिस टाइम में पेपर डालूंगा उसके 10 घंटे के अंदर आप आपकी कॉपी रिटर्न में मुझे भेज सकते हो। मैं पूरा सिस्टम बना के दूंगा कि कॉपी कहाँ पे मैं रिसीव करूंगा आपकी। ठीक है, तो आप टेस्ट की तैयारी करते रहो। संडे को टेस्ट होगा। कल लास्ट क्लास होगी, 1 घंटे से ज्यादा की भी चल सकती है। उसमें ये 5 सेक्शन बच रहे वो पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसको कंक्लूड करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। कल के लिए क्षमा चाहता हूं कि कल बाहर था और मैं क्लास नहीं ले पाया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग डिलीवर लो। क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि हम ऐप की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि आपको मुफ्त में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊं, तो मैं पूरा सिस्टम को चला सकूं क्योंकि मैं वन मैन आर्मी के रूप में इसको संचालित कर रहा हूं। मेरे पास बहुत ज्यादा स्टाफ नहीं है। ठीक है, 1-2 सहयोगी है, वो मेरे को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते, बाकी मुझे अकेले ही इसको रन करना होता है। तो मैं ऐप पर आ जाऊंगा तो वहां से मुझे थोड़ी सुविधा होगी। क्लास यूट्यूब पे लूंगा, बस टेस्ट वगैरह ऐप पर होंगे तो वहां ऑटो फीडबैक आ जाएगा। आपने आंसर क्या लिखा, सामने से कॉपी चेक होके आपको बता देगा कि ओरिजिनल आंसर ये था, आपने ये लिखा। तो सब्सक्राइब को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक वगैरह आपको अगर ठीक लगती है क्लास कर जाया करो। ठीक है, मेरे को रोज कहने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू सो मच।